हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। कल्पना करो, तुम एक ऐसे बाजार में खड़े हो जहां हर पल कीमत बदल रही है। कहीं तेजी की लहर उठ रही है तो कहीं मंदी का सन्नाटा छा रहा है। तुम्हारे चारों ओर चार्ट की रेखाएं नाच रही हैं, कभी ऊपर उठती हुई तो कभी नीचे गिरती हुई। यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। यह वही मैदान है जहां हर दिन लाखों करोड़ों का खेल खेला जाता है और जहां जीत उन्हीं की होती है जो खेल के असली नियम जानते हैं। इस खेल का नाम है सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग, और यही इस किताब का विषय है। फ्रैंक मिलर हमें इस मैदान में उतारते हैं और बताते हैं कि कैसे सप्लाई और डिमांड की ताकतों को पहचानकर हम इस खेल के उस्ताद बन सकते हैं। लेखक सबसे पहले हमें यह सिखाते हैं कि सप्लाई और डिमांड का मतलब सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह असली ताकत है जो किसी भी बाजार में कीमत को ऊपर या नीचे ले जाती है। जब खरीदार ज्यादा होते हैं तो कीमत बढ़ती है, और जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो कीमत गिरती है। लेकिन यहां बात इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि बाजार सिर्फ सीधी रेखाओं में नहीं चलता। यह लहरों की तरह ऊपर नीचे होता है और बीच में कई बार धोखा भी देता है। यही कारण है कि फ्रैंक मिलर हमें जोन यानी क्षेत्रों की पहचान करना सिखाते हैं। ये जोन वही जगहें होती हैं जहां से कीमत में बड़ा बदलाव आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सप्लाई जोन वह जगह है जहां बेचने का दबाव सबसे ज्यादा होता है, और डिमांड जोन वह जगह है जहां खरीदने का दबाव सबसे ज्यादा होता है। लेखक कहते हैं कि इन जोनों को पहचानना किसी सैनिक के लिए युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित जगह पहचानने जैसा है। अगर तुम सही जोन में हो तो जीत की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और अगर गलत जगह फंस गए तो नुकसान पक्का है। इसके बाद किताब हमें बताती है कि इन जोनों को चार्ट पर कैसे पहचाना जाए। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न का बड़ा रोल होता है। हर कैंडल हमें एक कहानी सुनाती है, और अगर हम ध्यान से सुनना सीख जाएं तो हम बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम चार्ट को देखते हैं तो हमें अक्सर बहुत सारी कैंडल्स दिखाई देती हैं, कुछ लंबी, कुछ छोटी, कुछ ऊपर की ओर जाती हुई और कुछ नीचे की ओर गिरती हुई। लेकिन फ्रैंक मिलर बताते हैं कि इन सब में से सिर्फ कुछ खास कैंडल्स ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये वही कैंडल्स होती हैं जो अचानक से बाजार की दिशा बदल देती हैं। इन्हें पहचानना ही असली कला है। डिमांड जोन को पहचानने के लिए लेखक कहते हैं कि आपको ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां से कीमत ने अचानक ऊपर की ओर तेज छलांग लगाई हो, और उस छलांग से पहले चार्ट पर एक छोटा सा ठहराव दिखा हो। यह ठहराव अक्सर कुछ कैंडल्स का छोटा समूह होता है, और वहीं से कीमत में तेज उछाल आता है। यह संकेत देता है कि वहां पर खरीदारों की ताकत बहुत ज्यादा थी। सप्लाई जोन को पहचानने के लिए आपको उल्टी स्थिति देखनी होगी, ऐसी जगह जहां से कीमत ने अचानक नीचे की ओर तेज गिरावट की हो और उससे पहले चार्ट पर थोड़ा ठहराव आया हो। यह ठहराव संकेत देता है कि वहां बेचने वालों की ताकत बहुत ज्यादा थी, और जैसे ही मौका मिला उन्होंने कीमत को नीचे धकेल दिया। लेखक यहां एक और अहम बात बताते हैं कि एक बार जब ये जोन बन जाते हैं तो वे कई बार काम करते हैं। मतलब अगर कीमत फिर से उस जोन के पास आती है तो वही प्रतिक्रिया होने की संभावना रहती है। डिमांड जोन पर आने के बाद कीमत फिर से ऊपर जा सकती है, और सप्लाई जोन पर आने के बाद कीमत फिर से नीचे जा सकती है। फ्रैंक मिलर हमें यह भी समझाते हैं कि हर जोन समान ताकत वाला नहीं होता। किसी जोन की ताकत मापने के लिए हमें कुछ कारकों को देखना होता है, जैसे वहां से कीमत कितनी तेजी से और कितनी दूर गई थी, जोन बनने से पहले कीमत कितनी देर तक वहां रुकी थी, और वहां पर कितनी कैंडल्स का समूह बना था। जितना तेज और जितनी लंबी चाल वहां से निकली होगी, उतना ही मजबूत वह जोन माना जाएगा। इस किताब में एक और रोचक चीज है जिसे लेखक स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें हर जोन को कुछ अंकों के आधार पर आंका जाता है। यह अंक इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस जोन की बनावट कितनी साफ है, वहां से निकलने वाली चाल कितनी मजबूत है, और वह जोन चार्ट पर कितनी बार काम कर चुका है। इस स्कोरिंग से हमें यह तय करने में मदद मिलती है कि कौन सा जोन ट्रेड के लिए सबसे अच्छा है। लेखक बताते हैं कि यह तरीका हमें भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसला लेने में मदद करता है। कई बार बाजार में तेजी या मंदी देखकर ट्रेडर जल्दीबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं,
लेकिन अगर हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम हो तो हम ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं और वही जोन चुन सकते हैं जहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। फ्रैंक मिलर कहते हैं कि अगर तुम सच में सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग में महारत पाना चाहते हो तो सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर नजर डालना काफी नहीं है। बाजार की सच्ची कहानी समझने के लिए तुम्हें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल करना होगा। यह तरीका वैसा है जैसे एक पहाड़ को अलग अलग ऊंचाइयों से देखना। दूर से देखने पर तुम्हें पूरा पहाड़ नजर आता है और पास जाकर उसकी बारीकियां दिखती हैं। इस तकनीक में सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली चार्ट को देखो। यहां से तुम्हें पता चलेगा कि बाजार की बड़ी दिशा क्या है। क्या कीमत लंबी अवधि में ऊपर जा रही है या नीचे। यह बड़ा टाइम फ्रेम तुम्हें मुख्य ट्रेंड दिखाता है। इसके बाद मध्यम टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे का चार्ट देखो। यहां से तुम्हें यह पता चलेगा कि बड़े ट्रेंड के अंदर कीमत किस तरह से मूव कर रही है। क्या उसमें छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं या वह लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अंत में छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट देखो। यही वह जगह है जहां तुम्हें ट्रेड एंट्री और एग्जिट का सही मौका मिलेगा। यहां पर तुम सप्लाई और डिमांड जोन को बिल्कुल नजदीक से देख पाओगे और यह तय कर पाओगे कि किस समय ट्रेड में प्रवेश करना है और किस समय बाहर निकलना है। लेखक कहते हैं कि इस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से तुम गलत जोन पर ट्रेड करने की गलती से बच सकते हो, क्योंकि कई बार छोटे टाइम फ्रेम पर जोन अच्छा लगता है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर वह कमजोर निकलता है। इसी तरह बड़े टाइम फ्रेम पर मजबूत दिखने वाला मारा जोन छोटे टाइम फ्रेम पर बिल्कुल सही एंट्री पॉइंट दे सकता है। इसके बाद किताब में प्राइस एक्शन की अहमियत बताई गई है। प्राइस एक्शन का मतलब है केवल कीमत के मूवमेंट और चार्ट के पैटर्न को देखकर फैसला लेना। इसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। फ्रैंक मिलर बताते हैं कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि यह हमें बताता है कि खरीदार और विक्रेता उस वक्त क्या कर रहे हैं। जब कीमत किसी डिमांड जोन पर आती है और वहां से लंबी बुलिश कैंडल बनती है तो यह संकेत है कि खरीदार मजबूती से लौट आए हैं और कीमत ऊपर जा सकती है। उसी तरह जब कीमत किसी सप्लाई जोन पर जाती है और वहां से लंबी बेरिश कैंडल बनती है तो यह संकेत है कि विक्रेता हावी हो गए हैं और कीमत गिर सकती है। लेखक कहते हैं कि प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें धैर्य रखना होगा और बार बार चार्ट का अध्ययन करना होगा। जितना ज्यादा हम इन पैटर्न को देखेंगे उतना ही हमारा दिमाग इन्हें पहचानने में तेज हो जाएगा। फ्रैंक मिलर कहते हैं कि चाहे तुम्हारा एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो लंबे समय में तुम इस खेल में टिक नहीं पाओगे। सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग का सबसे मजबूत हथियार भी रिस्क मैनेजमेंट के बिना कमजोर पड़ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम है कि कभी भी अपनी पूरी पूंजी को एक ही ट्रेड में मत लगाओ। लेखक सुझाव देते हैं कि हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा हिस्सा ही जोखिम में डालो, ताकि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो तुम्हारे पास आगे लड़ने के लिए पर्याप्त धन बचा रहे। दूसरा नियम है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। स्टॉप लॉस वह स्तर है जहां पहुंचते ही तुम्हारा ट्रेड अपने आप बंद हो जाता है। यह तुम्हें बड़े नुकसान से बचाने का काम करता है। सप्लाई जोन पर शॉर्ट पोजीशन लेते समय स्टॉप लॉस जोन के थोड़ा ऊपर और डिमांड जोन पर लॉन्ग पोजीशन लेते समय स्टॉप लॉस जोन के थोड़ा नीचे लगाना सबसे सुरक्षित तरीका है। तीसरा नियम है रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात पर ध्यान देना। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड में कम से कम 1 से 2 या 1 से 3 का रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर तुम ₹1 का जोखिम ले रहे हो तो कम से कम 2 या 3 रुपए कमाने का लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है तो उस ट्रेड में प्रवेश ही मत करो। इसके बाद लेखक ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि बाजार में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं बल्कि अपने दिमाग के साथ होती है। लालच, डर और जल्दबाजी जैसे भावनाएं अक्सर अच्छे ट्रेड को खराब कर देती हैं। लालच तब होता है जब तुम मुनाफे में चल रहे हो लेकिन और ज्यादा कमाने के चक्कर में समय पर बाहर नहीं निकलते। डर तब होता है जब तुम सही जोन पर भी ट्रेड लेने से हिचकते हो क्योंकि पिछला ट्रेड नुकसान में गया था। जल्दबाजी तब होती है जब तुम बिना पूरी पुष्टि के ट्रेड में कूद पड़ते हो। फ्रैंक मिलर सलाह देते हैं कि ट्रेडिंग को एक पेशेवर की तरह लो। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, हर गलती से सीखो और एक स्पष्ट योजना के साथ काम करो। वह कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है। यह एक कौशल है जो समय, अनुभव और अनुशासन से विकसित होता है। लेखक
यह भी कहते हैं कि हर ट्रेड में जीत जरूरी नहीं है, बल्कि लगातार छोटे छोटे मुनाफे और कम से कम नुकसान ही तुम्हें आगे ले जाएंगे। जब तक तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सही है, तब तक लंबे समय में तुम्हारा खाता बढ़ता रहेगा। अब फ्रैंक मिलर हमें सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग का एक प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं, ताकि हम समझ सकें कि थ्योरी को असल चार्ट पर कैसे लागू किया जाता है। मान लो तुम डेली टाइम फ्रेम पर किसी स्टॉक का चार्ट देख रहे हो। तुम्हारी नजर एक ऐसे हिस्से पर जाती है जहां कीमत कुछ दिनों तक लगभग एक ही स्तर पर ठहरी रही, और फिर अचानक एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी जिसने कीमत को तेज ऊपर धकेल दिया। यह एक साफ संकेत है कि वहां डिमांड जोन बना है, क्योंकि वहां से खरीदारों ने मिलकर कीमत को ऊपर धकेला। अब तुम इस जोन को मार्क कर लेते हो, फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हो कि यह जोन किस तरह दिख रहा है। यहां तुम्हें और भी साफ पैटर्न दिखाई देता है। तुम देख पाते हो कि वहां से पहले भी कीमत कई बार ऊपर उछली है। यह जोन मजबूत है और तुम्हें एक अच्छा अवसर दे सकता है। फिर तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हो और इंतजार करते हो कि कीमत फिर से उस जोन में आए। जैसे ही कीमत वहां आती है, तुम देखते हो कि एक लंबी बुलिश कैंडल बनती है, जो संकेत देती है कि खरीदार वापस आ गए हैं। तुम तुरंत अपनी एंट्री लेते हो और स्टॉप लॉस जोन के नीचे लगाते हो। तुम्हारा लक्ष्य पहले से तय है, और यह लक्ष्य कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात 1 से 3 के हिसाब से रखा गया है। जैसे ही कीमत लक्ष्य पर पहुंचती है, तुम ट्रेड बंद कर देते हो और मुनाफा ले लेते हो। लेखक इस उदाहरण से यह सिखाना चाहते हैं कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है धैर्य रखना और सही मौके का इंतजार करना। यह तरीका किसी भी इंडिकेटर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल कीमत के मूवमेंट और खरीदार विक्रेता की ताकत पर ध्यान देता है। इसके अलावा फ्रैंक मिलर फ्लिप जोन की भी चर्चा करते हैं। फ्लिप जोन वह जगह है जहां पहले सप्लाई थी लेकिन बाद में वह डिमांड में बदल गई, या पहले डिमांड थी लेकिन बाद में वह सप्लाई में बदल गई। ऐसे जोन अक्सर बेहद मजबूत होते हैं और वहां से कीमत में बड़ा बदलाव आता है। किताब के अंत में लेखक कहते हैं कि अगर तुम नियमित रूप से चार्ट का अध्ययन करोगे, जोनों को मार्क करोगे, स्कोरिंग सिस्टम से उनका मूल्यांकन करोगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे और रिस्क मैनेजमेंट का पालन करोगे, तो कुछ ही समय में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और तुम बाजार में सही मौके पहचानने लगोगे। फ्रैंक मिलर इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर ट्रेड में एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए। कब प्रवेश करना है, कब बाहर निकलना है, कितना जोखिम लेना है और लक्ष्य कहां रखना है। इन सब का फैसला पहले ही कर लेना चाहिए ताकि भावनाएं बीच में आकर गलत निर्णय न कर दें। फ्रैंक मिलर कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। यह तुम्हें बाजार को उसी तरह देखने की कला देता है जैसे कोई अनुभवी शिकारी जंगल में हर छोटे संकेत को देखता है। वह पत्तों की हलचल से भी जान लेता है कि शिकार किस दिशा में है। वैसे ही एक कुशल ट्रेडर चार्ट के हर छोटे पैटर्न से समझ लेता है कि कीमत किस ओर जाने वाली है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि इस विधि में सफलता पाने के लिए अभ्यास सबसे जरूरी है। तुम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक खुद चार्ट पर हाथ नहीं चलाओगे तब तक असली समझ नहीं आएगी। दिन में कुछ समय सिर्फ चार्ट को देखने और जोनों को मार्क करने में लगाओ। कोशिश करो कि पुराने डेटा पर जाकर पहचान सको कहां डिमांड बनी थी और कहां सप्लाई बनी थी, और वहां से कीमत ने कैसी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही एक ट्रेडिंग जर्नल रखना जरूरी है। इसमें अपने हर ट्रेड का विवरण लिखो। कहां एंट्री ली, कहां स्टॉप लॉस लगाया, लक्ष्य क्या था और नतीजा क्या रहा। अगर गलती हुई तो क्यों हुई और अगली बार उसे कैसे सुधार सकते हो। इस आदत से तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही गलती करने से बच जाएगा। फ्रैंक मिलर इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार में लगातार बने रहने का मतलब है कि तुम्हें अपनी रणनीति में अनुशासन बनाए रखना होगा। कई बार बाजार तुम्हारे खिलाफ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा तरीका सिद्ध है और तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है तो समय के साथ तुम जीतते रहोगे। किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू है न्यूज़ और बाहरी घटनाओं का असर। सप्लाई और डिमांड जोन आमतौर पर मजबूत होते हैं, लेकिन बड़े आर्थिक समाचार या अचानक होने वाली घटनाएं इन जोनों को तोड़ भी सकती हैं। इसलिए बड़े फैसलों या न्यूज़ रिलीज के समय अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि ऐसे समय पर छोटे जोखिम के साथ काम करो या कुछ समय के लिए ट्रेड से बाहर रहो। लेखक
यह भी कहते हैं कि कभी भी ट्रेडिंग को एक रात में अमीर बनने का जरिया मत समझो। यह एक व्यवसाय है और किसी भी व्यवसाय की तरह इसमें भी समय, अनुभव और धैर्य की जरूरत होती है। यहां निरंतरता सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम रोज छोटे लेकिन सुरक्षित मुनाफे कमाते रहो तो लंबे समय में यही छोटे मुनाफे एक बड़ी पूंजी में बदल जाएंगे। फ्रैंक मिलर कहते हैं कि जब तुम बेसिक सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग में सहज हो जाओ तो अब समय है कि कुछ उन्नत रणनीतियों की तरफ बढ़ा जाए ताकि तुम्हारा विश्लेषण और ज्यादा सटीक हो सके। पहली उन्नत रणनीति है मल्टीपल जोन कन्फ्लुएंस ढूंढना। इसका मतलब है कि अगर एक ही जगह पर अलग अलग टाइम फ्रेम के सप्लाई या डिमांड जोन आपस में मिलते हैं तो उस जोन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर डेली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन बन रहा है और उसी जगह 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी डिमांड जोन दिख रहा है तो यह जगह बहुत मजबूत मानी जाएगी। यहां से कीमत पलटने की संभावना काफी ज्यादा होगी। दूसरी रणनीति है ऑन एनहांसर्स का इस्तेमाल। लेखक बताते हैं कि ये ऐसे कारक होते हैं जो किसी जोन की वैलिडिटी को और मजबूत बनाते हैं। जैसे जोन से कीमत कितनी तेज और लंबी चली थी, जोन बनने से पहले वहां कीमत कितने समय तक रुकी थी, जोन का आकार कितना कॉम्पैक्ट है और उस जोन तक पहुंचने के लिए कीमत ने कैसी यात्रा की है। अगर इन कारकों में ज्यादातर सकारात्मक हैं तो वह जोन बहुत भरोसेमंद माना जाएगा। तीसरी रणनीति है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का इंतजार करना। कई बार ट्रेडर्स बिना इंतजार किए सिर्फ जोन देखकर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन अगर तुम जोन पर कीमत के पहुंचने के बाद एक स्पष्ट संकेत का इंतजार करो, जैसे लंबी बुलिश या बेरिश कैंडल का बनना, तो तुम्हारी सफलता की संभावना और बढ़ जाएगी। चौथी रणनीति है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। कई बार कीमत तुम्हारे लक्ष्य के करीब पहुंच जाती है, लेकिन वहां से अचानक उलट जाती है। ऐसे में समझदारी यह है कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कुछ हिस्सा बुक कर लो और बाकी पोजीशन को मूविंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दो। इससे तुम मुनाफा सुरक्षित भी कर लेते हो और बड़े मूव का फायदा भी उठा सकते हो। पांचवीं रणनीति है न्यूज और वॉल्यूम एनालिसिस को शामिल करना। सप्लाई और डिमांड जोन के साथ अगर तुम वॉल्यूम डेटा देखो तो तुम्हें और भी मजबूत संकेत मिल सकते हैं। अगर किसी जोन से निकलते समय वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां पर खरीदार या विक्रेता बहुत सक्रिय हैं। छठी रणनीति है ट्रेडिंग प्लान को पहले से तैयार रखना। इसमें तुम्हारे एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट और जोखिम की मात्रा सब पहले से तय होनी चाहिए ताकि भावनाओं के दबाव में आकर तुम बीच में अपना फैसला न बदलो। फ्रैंक मिलर कहते हैं कि इन उन्नत रणनीतियों को सही तरीके से अपनाने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और लगातार अभ्यास की जरूरत है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर तुम लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहो तो यह कौशल तुम्हें बाजार में एक अलग स्तर पर पहुंचा देगा। फ्रैंक मिलर कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग में लंबी अवधि तक सफलता पाने के लिए सिर्फ रणनीतियां और तकनीकें ही काफी नहीं होती, बल्कि एक मजबूत मानसिक ढांचा भी जरूरी है। यह मानसिक ढांचा तुम्हें हर तरह की परिस्थितियों में स्थिर रहने की ताकत देता है। लेखक का पहला सुझाव है कि हमेशा वास्तविक उम्मीदें रखो। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि कुछ महीनों में ही वे करोड़ों कमा लेंगे, लेकिन यह सोच शुरुआत में ही उन्हें गलत फैसलों की तरफ धकेल देती है। इसके बजाय लेखक कहते हैं कि पहले छोटे लक्ष्य रखो, जैसे लगातार 3 महीने तक लाभ में रहना और फिर धीरे धीरे लक्ष्य बढ़ाते जाओ। दूसरा सुझाव है कि बाजार को अपना शिक्षक मानो। हर ट्रेड, चाहे वह मुनाफे में गया हो या नुकसान में, तुम्हें कुछ सिखाता है। इस सीख को नजरअंदाज मत करो। हर ट्रेड के बाद कुछ समय निकालो और सोचो कि इसमें क्या अच्छा किया और क्या सुधार किया जा सकता है। तीसरा सुझाव है कि खुद को अपडेट रखो। बाजार हमेशा बदलता रहता है। नई तकनीकें, नए टूल्स और नए पैटर्न सामने आते रहते हैं। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो बाजार तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए किताबें पढ़ो, अनुभवी ट्रेडर्स को फॉलो करो और लगातार चार्ट पर अभ्यास करते रहो। चौथा सुझाव है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। लालच और डर दो ऐसे दुश्मन हैं जो अच्छे से अच्छे ट्रेड को खराब कर सकते हैं। जब तुम मुनाफे में हो तो लालच कहेगा कि और रुक जाओ और ज्यादा कमा लो, लेकिन कई बार ऐसा करने से मुनाफा खत्म हो जाता है। जब तुम नुकसान में हो तो डर कहेगा कि तुरंत बाहर निकल जाओ,
लेकिन कभी कभी सही जगह स्टॉप लॉस लगाने से ट्रेड वापस मुनाफे में आ सकता है। पांचवां सुझाव है कि सप्लाई और डिमांड दोनों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो। कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम पर जोन कमजोर लग सकता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर वही जोन एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। इस दृष्टिकोण से तुम गलत फैसलों से बच सकते हो। छठा सुझाव है कि कभी भी एक ही रणनीति पर अटके मत रहो। बाजार में बदलाव के साथ अपनी रणनीति में भी बदलाव करो। अगर कोई तरीका पहले काम कर रहा था और अब नहीं कर रहा तो उसे सुधारो या नए तरीके अपनाओ। सातवां सुझाव है कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना और हर मूव को पकड़ने की कोशिश करना मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थका देता है। लेखक कहते हैं कि बाजार हमेशा रहेगा, इसलिए आराम करो, स्वस्थ रहो और साफ दिमाग के साथ वापस आओ। फ्रैंक मिलर रोजाना अभ्यास के लिए एक सरल लेकिन बेहद असरदार दिनचर्या बताते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम इसे रोज निभाओ तो कुछ ही महीनों में तुम्हारी सप्लाई और डिमांड जोन पहचानने की क्षमता बहुत तेज हो जाएगी। सुबह बाजार खुलने से पहले सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम जैसे वीकली और डेली चार्ट देखो। यह देखने का मकसद सिर्फ यह जानना है कि लंबी अवधि में बाजार किस दिशा में जा रहा है, क्या ट्रेंड ऊपर है या नीचे है, और कौन से बड़े सप्लाई और डिमांड जोन सक्रिय हैं। इसके बाद मध्यम टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे और 1 घंटे के चार्ट देखो। यहां तुम्हें उन जोनों को ढूंढना है जो बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ मेल खाते हों। अगर डेली ट्रेंड ऊपर है तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ऐसे डिमांड जोन ढूंढो जहां से कीमत ऊपर जाने की संभावना हो। अगर डेली ट्रेंड नीचे है तो सप्लाई जोन पर ध्यान दो। इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर जाओ। यहां तुम्हें एंट्री और एग्जिट का सही समय मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में तब तक इंतजार करो जब तक कीमत किसी मजबूत जोन पर पहुंचकर प्राइस एक्शन से पुष्टि न दे। लेखक एक उदाहरण भी देते हैं। मान लो तुमने डेली चार्ट पर देखा कि बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 4 घंटे के चार्ट में तुम्हें एक मजबूत डिमांड जोन दिखता है। अब तुम 15 मिनट के चार्ट में जाते हो और देखते हो कि कीमत धीरे धीरे उसी जोन की तरफ आ रही है। जैसे ही वह जोन पर पहुंचती है, एक लंबी बुलिश कैंडल बनती है। यह तुम्हारा एंट्री सिग्नल है। तुम एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस जोन के नीचे लगाते हो और लक्ष्य रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पहले से तय रखते हो। लेखक कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। कभी भी सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लो क्योंकि तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो। तुम्हें सिर्फ तब ट्रेड लेना है जब सभी शर्तें पूरी हों। दैनिक अभ्यास में एक और चीज जरूरी है कि दिन खत्म होने के बाद चार्ट पर वापस जाओ और अपने ट्रेड की समीक्षा करो। देखो कि तुम्हारे जोन सही थे या नहीं, कीमत ने वहां कैसी प्रतिक्रिया दी। अगर गलतियां हुई तो नोट करो और अगली बार उन्हें सुधारो। फ्रैंक मिलर यह भी कहते हैं कि वास्तविक पैसे लगाने से पहले इन तरीकों को डेमो अकाउंट पर टेस्ट करो। जब तक तुम्हें पूरा विश्वास ना हो तब तक असली पूंजी का इस्तेमाल मत करो। यह तुम्हें नुकसान से बचाएगा और आत्मविश्वास भी देगा। अत्यधिक अस्थिर बाजार यानी जब कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो रही हों, वहां सप्लाई और डिमांड जोन ट्रेडिंग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। फ्रैंक मिलर बताते हैं कि ऐसे समय में जोन का चयन और भी कठोर मानकों से करना चाहिए, क्योंकि अस्थिरता के कारण झूठे ब्रेकआउट यानी फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पहली बात, लेखक कहते हैं कि अस्थिर बाजार में बड़े टाइम फ्रेम के जोनों को प्राथमिकता दो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के जोन जल्दी टूट सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 1 घंटे का जोन है तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी में वह टिक न पाए, लेकिन डेली या वीकली जोन पर कीमत अधिक भरोसेमंद तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। दूसरी बात यह है कि अस्थिर समय में एंट्री लेने के लिए प्राइस एक्शन की पुष्टि का इंतजार और भी जरूरी हो जाता है। मान लो डिमांड जोन पर कीमत आई, लेकिन तुरंत तेजी से ऊपर नहीं गई, बल्कि वहां थोड़ी देर तक साइडवेज रही और फिर बड़ी बुलिश कैंडल बनी, तो यह एक मजबूत संकेत है कि खरीदार सक्रिय हैं। इसी तरह सप्लाई जोन पर यदि कीमत पहुंचकर उल्टी दिशा में लंबी बेयरिश कैंडल बनाती है तो यह बिक्री का संकेत है। लेखक एक खास नियम भी बताते हैं, जिसे वे कहते हैं आधा पोजीशन नियम, यानी अगर बाजार में अनिश्चितता है
तो पूरी ट्रेडिंग पोजीशन की जगह आधी पोजीशन से एंट्री लो और बाकी आधी पोजीशन तब लो जब कीमत तुम्हारे पक्ष में चलने लगे। इससे अगर ट्रेड उल्टा चला जाए तो नुकसान कम होगा। अत्यधिक अस्थिर बाजार में स्टॉप लॉस का दायरा भी थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिस्क बढ़ाना है, बल्कि पोजीशन साइज को छोटा रखकर बड़े स्टॉप का इस्तेमाल करना है ताकि कीमत के सामान्य उतार चढ़ाव में स्टॉप हिट ना हो जाए। फ्रैंक मिलर यह भी समझाते हैं कि अस्थिर समय में न्यूज़ इवेंट्स का प्रभाव बहुत होता है, जैसे ब्याज दर की घोषणा, चुनावी नतीजे या कोई बड़ा आर्थिक डेटा रिलीज दे। ऐसे समय में कीमतें कुछ मिनटों में कई जोनों को तोड़ सकती हैं। इसलिए न्यूज़ से पहले ट्रेड बंद करना या स्टॉप को सख्ती से लागू करना बेहतर है। लेखक कहते हैं कि इन परिस्थितियों में भावनाओं को काबू में रखना सबसे कठिन होता है, क्योंकि अचानक मुनाफा बहुत ज्यादा हो सकता है या नुकसान तेजी से हो सकता है। ऐसे समय में लालच और डर दोनों से दूर रहना जरूरी है। एक अनुशासित ट्रेडर वही है जो अपने नियमों से बाहर न जाए, चाहे बाजार कितना भी उथल पुथल क्यों न करे। फ्रैंक मिलर मानते हैं कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट एंड लेवल की बात नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल भी है। उन्होंने इस किताब में बार बार बताया है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी मानसिक मजबूती पर उतना ही काम करना होगा जितना आप टेक्निकल एनालिसिस पर करते हैं। सबसे पहले वे बताते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो दो भावनाएं सबसे ज्यादा हावी होती हैं, लालच और डर। लालच आपको समय से पहले एंट्री लेने पर मजबूर करता है, जबकि डर आपको अच्छे मौके पर भी पीछे हटा देता है। इन दोनों के कारण आप सही जोन पर भी गलत फैसला ले सकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि पहले से तय नियमों के हिसाब से ही काम करना चाहिए और बाजार में जो भी हो रहा है उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहिए। वे एक तकनीक बताते हैं जिसे वे कहते हैं पूर्व नियोजित निर्णय तकनीक, यानी हर ट्रेड से पहले आप लिखकर तय करें कि कब एंट्री लेंगे, कहां स्टॉप लॉस रखेंगे और कहां प्रॉफिट बुक करेंगे। इससे अचानक बाजार की हलचल आपके फैसलों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य, सप्लाई और डिमांड। जोन ट्रेडिंग में कई बार आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। सही जोन तक कीमत पहुंचने में घंटे, दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप अधीर होकर बीच में कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं तो असफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं कि एक ट्रेडर को मछुआरे की तरह होना चाहिए जो सही समय और सही जगह का इंतजार करता है। तीसरा पहलू है नुकसान को स्वीकार करने की मानसिकता। फ्रैंक मिलर लिखते हैं कि चाहे आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, हर ट्रेड सफल नहीं होगा। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना जरूरी है। जब आप इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं तो आपका दिमाग इसे व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं देखता और आप शांत रहते हैं। चौथा है आत्मविश्वास, लेकिन यह आत्मविश्वास अनुभव और प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा आप अपने चार्ट को पढ़ते हैं, पुराने ट्रेड का विश्लेषण करते हैं और बैक टेस्ट करते हैं, उतना ही आपके निर्णय बेहतर होते जाते हैं और आप अपने ट्रेड पर भरोसा कर पाते हैं। लेखक अंत में यह भी कहते हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप भावनाओं को पहचानें, लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर हावी न होने दें। फ्रैंक मिलर इस किताब के अंत में साफ कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जो केवल चार्ट के पैटर्न समझने से नहीं आती, बल्कि इसे जीना पड़ता है। यह धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की यात्रा है। वे बताते हैं कि बाजार में हर दिन नया होता है, हर मूवमेंट एक नया सबक देता है। अगर आप इन सबकों को इकट्ठा करके अपने अनुभव का हिस्सा बना लें तो धीरे धीरे आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपका हर ट्रेड सोचे समझे और योजनाबद्ध तरीके से लिया जाता है। वे एक ट्रेडर की असली पहचान बताते हैं कि वह कभी भी बाजार को हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह बाजार के साथ चलता है, बाजार के बहाव को समझता है और सही समय पर सही जगह मौजूद रहता है। यह एक शिकारी की तरह है जो अपने शिकार का पीछा नहीं करता, बल्कि उसे आने का इंतजार करता है और जैसे ही मौका मिलता है सही वार करता है। लेखक यह भी याद दिलाते हैं कि हर सफल ट्रेडर के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। फर्क बस इतना होता है कि सफल लोग इन असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे हार को अंत नहीं, बल्कि अगली जीत का आधार मानते हैं।
इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे समझने, अभ्यास करने और धैर्य रखने की जरूरत है। अगर आप अपने दिमाग को अनुशासित रखते हैं, अपने पूंजी का प्रबंधन करते हैं और केवल उच्च गुणवत्ता वाले सेटअप पर काम करते हैं, तो बाजार आपको वह सब कुछ दे सकता है जिसका आपने सपना देखा है। अंत में फ्रैंक मिलर कहते हैं कि बाजार एक शिक्षक है और आप उसके छात्र हैं। जब तक आप सीखने की मानसिकता रखते हैं, तब तक बाजार आपको आगे बढ़ाता रहेगा। इसलिए सीखते रहो, धैर्य रखो और सही मौके का इंतजार करो, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक ट्रेड आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा बदल सकता है। तो दोस्तों, यही थी फ्रैंक मिलर की शानदार किताब से सीखी गई सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग की असली ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। और हाँ, टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम और भी दमदार किताबों के सार और मार्केट के राज आपके साथ साझा करने वाले हैं। धन्यवाद।